नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर और वीडियो क्लासेस देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप आयुष 2.0 डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें 1 साल की आपकी फ़ीस 3,200 रुपये है। साथ ही ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के लिए आप उत्तराखंड के जो भी PCS हैं या ग्रुप सी एग्ज़ाम हैं उसकी लाइव टेस्ट सीरीज़ भी उपलब्ध है, जिसकी 1 साल की कीमत 1,000 रुपये है। आज का हमारा ये जो वीडियो है यह है उत्तराखंड पुलिस भर्ती 2021 जो कि अभी संभावित है, इसका नोटिफिकेशन निकलने वाला है, इसके विषय में है। इसमें हम आज पहले देखने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस उप निरीक्षक अभिसूचना और उत्तराखंड में जो प्लाटून कमांडर PSC हैं उनके विषय में, यानी उत्तराखंड दरोगा के विषय में हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। इससे पहले जो ये भर्ती है काफ़ी लंबे समय से नहीं आई है और आज का हमने ये जो वीडियो बनाया है यह है, इससे पहले भर्ती आई थी 5 फरवरी 2014 को। तो उसके आधार पर उसमें जो खास बातें थी उनको लेकर हमने यह आज का वीडियो तैयार किया है। तो सबसे पहले हम इसमें आज बात करते हैं एक पत्र जो कि 17 दिसंबर 2021 का है और यह पत्र सोशल मीडिया में काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है 2 दिन से। तो ये पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड देहरादून को लिखा गया है, जिसमें दिया गया है पुलिस विभाग में आरक्षी एवं उप निरीक्षक या गुल्म नायक संवर्ग के रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने के संबंध में। तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि उत्तराखंड पुलिस विभाग में आरक्षी संवर्ग के कुल 1521 पद, यानी कांस्टेबल के 1521 पद और उप निरीक्षक के कुल 157 रिक्त पदों पर भर्ती करने की अनुमति प्रदान की गई है। तो इस आधार पर अब ये माना जा रहा है कि आचार संहिता लागू होने से पहले पहले यह भर्ती आ जाएगी और उसके बाद इस पर जो भर्तियां आचार संहिता से पहले आती हैं उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वह चलती रहती है, उनका प्रोसेस चलता रहता है। अगर हम आज के समाचार पत्रों को देखें तो दैनिक जागरण में भी दिया गया है कि पुलिस विभाग में 1718 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें से पुलिस कांस्टेबल यानी सिपाही के 1521 पद और 157 पद दरोगा के हैं। और साफ साफ इसमें भी दिया है कि 6 साल बाद होगी सीधी भर्ती, यानी जो पहली भर्ती इससे पहले हुई थी वो 5 फरवरी 2014 से हुई और पिछले लगभग 2 वर्षों से कोरोना जो महामारी है, लॉकडाउन है, उसकी वजह से यह भर्ती नहीं हो पाई। पुष्कर सिंह धामी जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड है, उन्होंने इस भर्ती के लिए कहा था, तो इस पदों को अब जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। इसी प्रकार अन्य समाचार पत्रों में भी यही दिया गया है कि यह जो वैकेंसी है इसी माह आचार संहिता से पहले निकल जाएगी। इसमें उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जो सचिव हैं संतोष बडोनी, उनका भी यही कहना है कि जल्द से जल्द इस भर्ती की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। इसमें एक विवाद है उम्र सीमा का। तो पहले जो कांस्टेबल के लिए है वो उम्र सीमा 22 वर्ष है, लेकिन यहाँ पर 1 वर्ष की जो छूट दी जाएगी तो उसमें अधिकतम सीमा 23 वर्ष रह सकती है। इसी प्रकार हिंदुस्तान इसमें भी प्रमुखता से इस खबर को छापा गया है। कुल 1521 कांस्टेबल के पदों पर भर्ती की तैयारी है और यहाँ भी साफ साफ दिया गया है कि 7 साल से उम्मीद कर रहे युवाओं की उम्मीद पूरी होगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जल्दी ही विज्ञप्ति जारी करेगा। और यहाँ भी कांस्टेबल के लिए दिया गया है कि आयु सीमा के लिए विवाद है कि 18 से 22 साल जो कांस्टेबल की आयु सीमा है उसे 23 या 24 साल करने की बेरोजगार संघ मांग कर रहा है। साथ ही इसमें अन्य वैकेंसी के विषय में भी चर्चा की गई है। तो यहाँ पर अब इतना तो तय है कि 1521 कांस्टेबल और 197 दरोगाओं की भर्ती को मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही यह परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। तो अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो 7 साल या 6 साल से अभी तक भर्ती नहीं आई है या 7 साल पहले जो भर्तियां आई थीं उसमें और जो अब विज्ञप्ति आएगी उसमें क्या समानताएं हो सकती हैं और क्या अंतर रह सकता है। तो नोटिफिकेशन से हम देख रहे हैं जो पत्र कल चर्चा में है, नोटिफिकेशन तो अभी नहीं आया है, लेकिन वहाँ उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को यह जिम्मेदारी इस बार सौंपी जानी है, यानी UK SSS को। इससे पहले
ये जो भर्ती है अन्य माध्यमों से आयोजित की जाती थी। पहली बार इस भर्ती को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आयोजित करेगा, और अगर वह आयोजित करता है तो UKSSC की वेबसाइट में जो सिलेबस दिया गया है ग्रेजुएट लेवल का, उस सिलेबस के अनुसार ही यह परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें लिखित परीक्षा 100 नंबर की होगी। सामान्य हिंदी यानी व्याकरण के संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्यों के लिए एक शब्द या कुछ जो फेमस पर्सनैलिटी हैं उनसे संबंधित 20 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने हैं। इसी प्रकार 40 नंबर उत्तराखंड की सामान्य जानकारी के होंगे, जिसमें उत्तराखंड के प्रमुख वंश, चंदवंश, पवार वंश, गोरखा, उत्तराखंड राज्य आंदोलन, या जो उत्तराखंड के 13 ज़िलों में विशेष कुछ है जो वहाँ की वो जानकारी यहाँ पर पूछी जाती है। और 40 नंबर का यहाँ पर सामान्य ज्ञान होगा, जिसमें भारत का इतिहास, सामान्य भूगोल, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य मानसिक योग्यता और कंप्यूटर से संबंधित यह प्रश्न रहेंगे, जिनका स्तर कक्षा 6 से 12 की अगर आप NCERT अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो वहीं से यह प्रश्न तैयार हो जाएंगे। और अगर यही प्रारूप रहा तो इसका सबसे अच्छा फ़ायदा यह है कि उत्तराखंड समूह गा की ग्रुप C की जो भी वैकेंसी हैं सबका एक ही प्रारूप है, यानी आप चाहे उत्तराखंड वीडियो का एग्ज़ाम दें, चाहे VPDO एग्ज़ाम दें, उत्तराखंड पटवारी की परीक्षा दें, या उत्तराखंड की अन्य जो भी आप अभी आयोजित होनी है, उत्तराखंड बंदी रक्षक की परीक्षा भी होने वाली है, या इसके अतिरिक्त जो फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक की परीक्षा होनी है, उनमें एक ही जैसा सिलेबस है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो युवा इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने का सपना देख रहे हैं वह अभी से लिखित परीक्षा की तैयारी कर दें, क्योंकि यह जो सिलेबस है यह कई अन्य परीक्षाओं में भी काम आएगा। वेतनमान, इस SI में जब उस समय नोटिफिकेशन आया था तो उसमें साफ कहा गया था कि जब मेरिट बनेगी, अंतिम मेरिट के बाद प्रशिक्षण के लिए जाएंगे तो 3500 रुपये का एक स्टाइपेंड फंड उस समय, या 3500 रुपये मात्र दिए जाएंगे, और प्रशिक्षण पूरा होने के बाद बैंड 2 9,300 से 34,800 और ग्रेड पे 4,200 का उन सफल अभ्यर्थियों को जो इस प्रशिक्षण में पास होंगे उनको अस्थायी तौर पर मिलेगा, और कुछ समय के बाद उन्हें स्थायी कर दिया जाएगा। अन्य अर्हताओं की बात करें तो इन वैकेंसी के आने से पहले उत्तराखंड के युवाओं को अपना जो रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण है, वह उत्तराखंड सेवा योजन कार्यालय में करवा लेना चाहिए। यह जो पंजीकरण है यह पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से होता है, और 1 से 2 दिनों में इसका जो कागज़ है वह अभ्यर्थी को वापस मिल जाएगा। तो जो अभ्यर्थी जिस ज़िले का रहने वाला है वह वहीं से इसके लिए आवेदन करे। तो जो बागेश्वर का अभ्यर्थी बागेश्वर से अपना सेवा योजन कार्यालय का पंजीकरण प्रमाण पत्र बनाए, अल्मोड़ा का अभ्यर्थी अल्मोड़ा से। इसके अतिरिक्त जो भूतपूर्व सैनिक हैं और सफलतापूर्वक अपनी सेवा के बाद रिटायर हो चुके हैं, उन सैनिकों का जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण होना अनिवार्य है। तो उनका सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण नहीं चाहिए। भूतपूर्व सैनिक का जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अब बात करते हैं शैक्षिक योग्यता की। तो इस SI की परीक्षा के लिए सफल अभ्यर्थी को किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष की परीक्षा उत्तीर्ण होनी अनिवार्य है। वह रेगुलर भी पास हो सकता है, या उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय या IGNOU इस तरह की संस्थाओं से भी वह सफल होगा, केवल उसके पास डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, 45% मिनिमम मार्क्स ज़रूरी हैं। जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए, एक्स आर्मी मैन के लिए मिनिमम योग्यता है कि वह इंटरमीडिएट की परीक्षा पास हों। आयु सीमा 18 से 27 वर्ष उस नोटिफिकेशन में थी। हो सकता है पेंडेमिक की वजह से इसको 1 वर्ष सामान्य वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए, तो अभ्यर्थी इसकी मांग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि के अंतर्गत आते हैं, उनको आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है। भूतपूर्व सैनिकों को उनकी सेना में की गई सेवा की वास्तविक आयु को घटाने पर 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
तो माना अगर कोई भूतपूर्व सैनिक 35 साल का है और उसने 15 साल सेवा करी तो उसकी इस समय आयु 20 साल मानी जाएगी और उसको 3 वर्ष की छूट उसमें प्राप्त होगी। होमगार्ड, उन्हें अपने विभाग में 3 साल की सेवा करने पर 5 वर्ष की आयु छूट प्राप्त होगी और इस सभी के लिए जो अभ्यर्थी अप्लाई करने वाले हैं उन्हें अपने कागज़ बनाकर रख लेने चाहिए, क्योंकि ये जो कागज़ हैं ये केवल इसी परीक्षा में नहीं उनके अन्य परीक्षाओं में भी कार्य में काम आएंगे। इसके अतिरिक्त उस समय EWS नहीं था, तो एक नया वर्ग, एक नई श्रेणी यहाँ पर EWS की और जुड़ जाएगी, जो कि नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा कि उनके लिए ये क्या प्रावधान करेंगे। तो ये जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं ये हम 2014 के नोटिफिकेशन के आधार पर हम बातें कर रहे हैं। तो 2021 का नोटिफिकेशन हो सकता है कि इससे कुछ चेंज हो या इसी के आधार पे हो। तो जब भी विज्ञप्ति आएगी उस विज्ञप्ति को ध्यान से पढ़ना है और उसकी महत्वपूर्ण चीज़ों को हाईलाइट करके उस आधार पर अपना फॉर्म भरना है। शारीरिक अर्हताओं की बात करें तो ऊंचाई पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो सामान्य वर्ग या अन्य वर्ग के हैं 167.70 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिला अभ्यर्थी के लिए 152 सेंटीमीटर। जो पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले हैं, हिल सर्टिफिकेट जिनके पास है, 160 सेंटीमीटर उनकी हाइट होगी और अगर वो महिला हैं तो 147 सेंटीमीटर। अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जनजाति में आता है तो उसकी पुरुष अभ्यर्थी के लिए हाइट होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थी के लिए हाइट होनी चाहिए 147 सेंटीमीटर। सीने की माप केवल पुरुष अभ्यर्थी के लिए है, जिसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। तो सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो हाइट है वह बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ कम से कम 83.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति या पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए जो बिना फुलाए हाइट है वह 76.5 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 81.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है शारीरिक वजन, तो कम से कम 45 किलोग्राम न्यूनतम वजन होना चाहिए और यह कंडीशन केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए लागू हुई थी। ये जो शारीरिक, इसके बाद जिसमें सबसे पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा उस समय कराई गई थी, तो जो ये फिजिकल था यह केवल क्वालिफाइंग नेचर का था, यानी केवल इसे पास करना था। तो यहाँ भी इसे 2 वर्गों में बांटा गया है, एक पुरुषों के लिए और दूसरा महिलाओं के लिए। तो पुरुषों के लिए 2 मानक रखे गए थे। पहला दौड़, तो कम से कम 5 किलोमीटर की उसमें दौड़ करवाई गई और यह दौड़ अधिकतम 25 मिनट में पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ मैं अभ्यर्थियों को सुझाव दूंगा कि उन्हें प्रतिदिन कम से कम 8 से 10 किलोमीटर दौड़ना चाहिए और ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कई बार देखा जाता है अभ्यर्थी सुबह 4 या 5 बजे दौड़ने निकलते हैं और कई बार ये दौड़ दिन में दोपहर में होती है जिसमें बहुत ज़्यादा धूप है। तो जो अभ्यर्थी वाकई इसके लिए प्रयास कर रहे हैं उन्हें दिन में 12-2 बजे भी कम से कम कुछ दौड़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो फिज़िकल है वो सुबह 4 बजे इसमें नहीं होने वाला। और क्रिकेट बॉल थ्रो, यहाँ पर न्यूनतम 55 मीटर यहाँ क्वालिफाइंग रखा गया है। तो अगर थोड़ा भी कम होता है तो उस व्यक्ति को मुख्य परीक्षा यानी जो उसका रिटर्न है उसे देने से वंचित कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए क्रिकेट बॉल की जो थ्रो है वह न्यूनतम 30 मीटर है और दौड़ या चाल कहें तो 3 किलोमीटर है, जो कि अधिकतम 18 मिनट में पूरी की जानी है। तो यह दौड़ 15 यहाँ मिनट में 16 मिनट में हो सकती है, लेकिन 18 मिनट से ज़्यादा नहीं हो। और यहाँ महिला अभ्यर्थियों से भी कहूँगा कि उन्हें कम से कम 5 से 6 किलोमीटर प्रतिदिन दौड़ने की कोशिश करनी चाहिए और ऐसा ना हो कि केवल सुबह या शाम ही दौड़ रहे हैं, दिन में दोपहर में भी आप दौड़ने का प्रयास करें। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।